नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे। सीएम ने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शिरकत की और नरेंद्र यादव को नॉर्थन अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी द माउंट देनाली फास्टर पर चढ़ाई करने की शुभकामनाएं दी। और इस दौरान सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में बचपना है और ये बचपना उनकी बातों से भी झलकता है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन 295 सीट पर जीत हासिल करेगा, जिसको लेकर सीएम ने पलटवार किया। मैं नरेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझना ये इनके जीवन का शायद हिस्सा है। और छोटी आयु के अंदर 12-13 साल की आयु में इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियां हैं उनको फतेह करने का वो संकल्प इन्होंने लिया है। और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की यूएसए की सबसे ऊंची चोटी उसको फतेह करने का मन बनाया है। मैं आज उनको इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर के ऊपर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उस चोटी को फतेह करेंगे, भारत के तिरंगे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इनके मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे। सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जाकर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों के ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। सर, आने वाला है, किस तरह के रुझान देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय जो आगे चुनाव भी है उन्हीं पे सारा असर पड़ेगा हरियाणा का? देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश के गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए भी जबरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के लोगों के मन के अंदर है कि पहली बार आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने आकर के देश को इतनी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने किया है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम इस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेजी से बदला है और बड़ी तेजी से विकास हुआ है। आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे और 11 के 11 नरेंद्र मोदी जी के पास जा करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करें। सर, राहुल गांधी से कल पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही है, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं
और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया। ये एकदम स्पष्ट नजर है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नियत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नियत भी है, और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। जब मैं 8 साल 11 महीने का था, उस टाइम मैंने पहली बार माउंटेनियरिंग की शुरुआत की थी। मैंने पहले एडवेंचर कोर्स किया था। प्रोफेशनली मैं 2012 में मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, सर्च एंड रेस्क्यू किया, एमओई किया। और अब तक 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ चुका हूँ, जिसमें 22 विश्व रिकॉर्ड मैंने कायम किया। और अभी छठा माउंटेन में चढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है माउंट देनाली। इसका 6190 मीटर है, जिसको मैं 11 जून से चढ़ाई करना शुरू करूंगा और लगभग 28 दिन के अंदर ये चढ़ाई पूरी होगी। इसमें एक विश्व रिकॉर्ड 31 साल का है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 29 साल की उम्र में, जो गिनीज रिकॉर्ड बनेगा। और अब तक मैंने चारों दिशाओं को दौड़कर राम जन्मभूमि से जोड़ने का एक संकल्प लिया था, एक अल्ट्रा मैराथन के, जिसमें रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ चुका हूँ, जम्मू कश्मीर से अयोध्या दौड़ चुका हूँ। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनका हम इंतजार की बस जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। हृदय से चाहूंगी माननीय करनाल में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि पोस्टल बैलेट को गिनती को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई, उसके बाद जनता के मन में आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि गिनती निष्पक्ष हो। दिव्यांशु ने कहा कि उनके एजेंट कड़ी निगरानी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे एग्जिट पोल पर यकीन नहीं करते। हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जीतेगी। देखिए, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ वाला जो प्रकरण हुआ है, उसके बाद से लोगों में एक डाउट तो आया। देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अधिकारी टेबल पर बैठकर सरेआम बैलेट पेपर को जिस प्रकार से उसको गलत कर रहे हैं, तो वो एक लोगों के मन में डाउट है। लेकिन उसको लेकर हमने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। अपने जो हमारे एजेंट्स हैं उनको मुस्तैद किया हुआ है। मैं खुद बैलेट पेपर की काउंटिंग में खुद मौजूद रहूंगा। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन हम प्रशासन से भी ये अपील भी करते हैं। प्रशासन ने अभी तक पूरा सहयोग किया है, लेकिन अपील भी करते हैं कि प्रशासन काउंटिंग के दौरान कोई भी इस प्रकार की जो है कोई भी नीचे का भी अधिकारी इस प्रकार का काम ना कर पाए, उसके लिए मुस्तैदी से प्रशासन रहे। और मुझे उम्मीद है कि कल की काउंटिंग के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पे जो है विजय प्राप्त करेगी। चलिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर पलवल से, नतीजों के लिए तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से होगी गिनती शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मतगणना केंद्र के पास लगाई गई धारा 144। पुलिस ने दी सख्त हिदायत, जिले में संदिग्ध वस्तु लेकर ना चलें। BR अम्बेडकर कॉलेज में होगी मतगणना। जिला पुलिस ने स्थिति का लिया जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नतीजों के लिए तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से होगी गिनती शुरू। मतगणना केंद्र के पास लगाई गई धारा 144। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पलवल में नतीजों के लिए तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। मतगणना केंद्र के पास लगाई गई धारा 144। BR अम्बेडकर कॉलेज में होगी मतगणना। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। मतगणना केंद्र के पास लगाई गई धारा 144। BR अम्बेडकर कॉलेज में होगी मतगणना।
लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब इंतजार है तो बस परिणामों का। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से काउंटिंग होगी, हमारी टीम ने इसका जायजा लिया। जिस तरीके से देखा जाए तो अभी कुछ घंटे जो है वो बचे हुए हैं और देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से पूरी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो कर्मचारियों को यहाँ पर दी जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम टेबल जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर जो है वो की गई है। चाहे वो सुरक्षाओं की बात कर ली जाए, चाहे वो घिरे की बात कर ली जाए, तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरीके से टेबल पर देखा जाए तो टेबल पर जो है पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरीके से काउंटिंग होगी और किस तरीके से गिनती होगी है। और इसके साथ दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, जिस तरीके से ARO की तरफ से जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ साथ स्टेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एजेंट से साथ साथ जो प्रत्याशी है उनकी बैठने की पूरी व्यवस्था है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि स्ट्रॉन्ग रूम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कितनी चाक चौबंद है, क्योंकि ईवीएम मशीनों को जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद में रखा जाता है, क्योंकि कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। और मैं आपको वो तस्वीर दिखा सकता हूँ जिस तरीके से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रूम की जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो है वो यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर लैस है, किसी तरीके की कोई यहाँ पर CCTV कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है, जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो उसके चलते यहाँ पर जो है मुलाजिमों के लिए भी यहाँ पर कूलर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो ये मशीनों की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर रखी गई है। और उसके साथ साथ दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ कि जो मेन गेट है उस पर भी जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। चाहे वो बैरिकेड करके जो है वो बल्लियां यहाँ पर लगाई गई है तमाम तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कल जो है वो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो है स्ट्रॉन्ग मशीन जो ईवीएम मशीन है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है। और कहीं इसी स्ट्रॉन्ग रूम से जो है वो ईवीएम मशीन जो है वो अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जो है वो गिनतियां शुरू हो जाएंगी। और ये वो पॉइंट भी है जहाँ पर जो है लोकसभा प्रत्याशी की हार जीत को लेकर के परिणाम यहाँ पर जो है वो साइड पकड़ हार जो है जीत का दिया जाएगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। विधानसभा के अनुसार काउंटिंग शुरू होगी और साथ ही जहां प्रत्येक विधानसभा में काउंटिंग के लिए 14 टेबल होंगी, जिस पर 3 कर्मचारी मौजूद होंगे। 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख से भी अधिक लोगों ने मतदान किया था। सोमवार को मतगणना के मकसद को लेकर फाइनल रिहर्सल भी की गई। स्ट्रॉन्ग रूम पर CCTV कैमरे से नजर रखी गई। सोनीपत की तस्वीरें हैं। हर विधानसभा में होगी 14 टेबल। 4 जून को होगी मतगणना। मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्ट्रॉन्ग रूम पर CCTV से नजर रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। सोनीपत की तस्वीरें हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम पर CCTV नजर रहेगी। जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दरअसल मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए। 3 जून से सभी तरह की थैली वाले दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नतीजों से पहले महंगाई की मार मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए दाम। नतीजों से पहले महंगाई का झटका लगा है। मदर डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई दूध के दामों में।
अंबाला में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है और लोग इस कहर से निजात पाने के लिए अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही। गर्मी के कारण बाजारों में मिट्टी के घड़ों और मिट्टी से बने कैंपर की मांग बढ़ गई है। घड़े खरीदने आए लोगों का कहना है कि घड़े का पानी ठंडा तो होता ही है, साथ ही नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वहीं कुम्हारों का कहना है कि इस बार अधिक गर्मी के कारण घड़ों की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। यमुनानगर के छछरौली थाने में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी की थी, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे, साथ ही उसे गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम समाज का कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है और शरारती युवक उत्तराखंड के गंगानगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है, जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सब्जी मंडी के पास रोड पर जाम लगाया और प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी समय से वाल्मीकि नगर में बिजली और पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। गर्मी के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वाल्मीकि नगर में ना बिजली इस समय पर आती है और ना ही पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सोनीपत के नैना तेतारपुर में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सिर में गंभीर चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के सरपंच ने बताया कि मृतक के गांव में 2007 से नंबरदार के पद पर तैनात था और साथ ही गांव के कुछ लोगों ने इसके साथ इनका विवाद हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल 8 व्यक्तियों के नाम इस वारदात में सामने आए हैं। पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। नई कॉलोनी जो बस्ती है उसमें झगड़ा हो रहा है, तो मैं जब वहां पहुंचा इस भाई को लेकर आ गई, वहां पता लगा कि भाई तो खत्म होने वाला है और जल्दी में संभालो। तो मैं फिर उसके बाद मैं पहुंच गया था यहाँ, तो यहाँ उस कर में लाए थे, उस कर में इसको बेड दिखा दिया
फ्री ऑफ सरकारी मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है जी लड़के का? सुभाष नंबरदार है जी, नंबरदार था लड़के का। नंबरदार था? नंबरदार। आयु कितनी थी? 40-42 साल। अच्छा, किसके साथ झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई? पड़ोस में है जी, 3-4 मकान उस गली। उनका एक दिन पहले भी थोड़ा झगड़ा थोड़ा किसी बात पे, और कल फिर पता नहीं किस तरह की मार पिटाई हुई। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी चोट भी लग रही है, लेकिन ये खत्म हो गया। सिर में ज्यादा चोट है इसके, ये पता नहीं ईंट लगी है क्या लगे। फरीदाबाद में बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि दादी की अस्थियों को विसर्जित करने गए 3 लोग यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई, जिन्हें 6 घंटे की मेहनत के मशक्कत के बाद पुलिस ने नदी से बाहर निकाला। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में छायसा गांव स्थित यमुना नदी के घाट की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। ऐसा है जी, हम कटपुला के पास में कल पानी बांट रहे थे, मीठा पानी, गर्मी का टाइम पड़ रहा है, तो एक बहन जी थी और 2-3 लेडीज और भी थी, और 3-4 भाई भाग के आए हमारे पास, कैसे ऐसे जमुना में कोई डूब रहा है। तो मैं और मेरा भाई अर्जुन, हम दोनों ही जैसे में पता लगा धुआंधार रेस लगाई, अब सीधे जमुना में जाकर कूद गए। और भैया हमने देखी 2 भाई डूब रहे हैं, एक पहले ही ऑलरेडी डूब चुका हो जब तक, तो मैंने खुद ने एक भाई बचाया वहाँ से, 2 भाई और भी आ गए हैं, 3 ने एक बचाया, मैंने एक बचाया। उनकी बहुत बुरी हालत है कि पानी वानी पी लियो बिल्कुल उनने, और भाई पे 2 निकाले हमने। सर क्या है ना, हम अपना वहाँ पे जल अभिषेक कर रहे थे, थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा जल अभिषेक कर रहे थे हम, तो हमारे पास से वो गए थे, हमें ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पे अस्थियाँ बहाने के लिए आए हैं या फिर किस काम से आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। तो जब ये नहा रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से एक बंदा आया कि हमारा बंदा डूब रहा है, तो एकदम से हम जैसे थे ऐसे ही हम कूद गए वहाँ से, जाके उसको बचाया। एक बंदा तो हमसे पहले ही मतलब डूब गया था, हमें वो मिला नहीं, 2 बंदे मिले थे हमें, 2 बंदे हमने निकाल लिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद में पता चला कि वो वहीं पे, हमने खूब कोशिश की वहाँ खोजने की, वहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर काफ़ी देर तक हम 1-1.5 घंटे तक रहे वहाँ पे, फिर उसके बाद में हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे, फिर हम उसको निकाल के हम बाहर आ गए। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफत सिंह राठी हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है, और साथ ही सीबीआई ने इस हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर सौरभ और आशीष को गोवा से गिरफ्तार किया था, तो वहीं शूटर्स को गाड़ी मुहैया कराने वाले आरोपी धर्मेंद्र को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर अतुल और नकुल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए, सीबीआई ने 1 तारीख को एक केस रजिस्टर कर लिया था आपने, और 1 महीने के अंदर ही सीबीआई ने अपनी जांच के अंदर जो भी तथ्य मिले उनको, उसके तहत सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जबकि अपनी हरियाणा पुलिस की हम देखें तो 2 महीने तक उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखाई केस में। सीबीआई ने प्रोग्रेस दिखाई है और चार्जशीट दाखिल की। सुरक्षा को लेकर भी कुछ आदेश आए हैं? देखिए, सुरक्षा को लेकर तो हम हमेशा से चिंतित हैं, हमारे परिवार को लेकर भी, हमारे विटनेसेस को लेकर भी, और उसी के चलते मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी कि भी हमारी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए और हमारे पुख्ता इंतजाम किए जाए सुरक्षा के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।